अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खट्टक आपकी खिदमत में हाजिर है। तारीख है नादरीन, आज जिक्र होगा पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात का, चीन में होने वाली अहम मुलाकातों का, अफगानिस्तान में आने वाले जलजले की तबाहकारियों का और पाकिस्तान में आने वाले सैलाब की तबाहकारियों का। लेकिन आज के मौज़ूआत की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं आज के पहले मौजू की जानिब। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे। उसकी वजह यह है कि इस दौरान बन्नू में बहुत ज़्यादा बड़ा एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। एक मरतबा फिर बन्नू में जो एफसी की लाइंस हैं वहाँ पर जो फेडरल कॉन्स्टेबलरी है उनकी लाइंस जो हैं वहाँ पर 6 दहशतगर्द आए, एक खुदकुश था, 5 अंदर दाखिल हुए और वहाँ पर तकरीबन 12 घंटे तक उनकी जानिब से मुज़ाहमत की गई। सुबह 5 बजे ये हमला शुरू हुआ था और शाम को 5 बजे के बाद कहीं जाकर तमाम दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज किया गया। लेकिन इससे पहले कि इन दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज किया जाता, कम अज कम इस पूरी लड़ाई में 6 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए। एक मरतबा फिर सिक्योरिटी फेल्योर, एक मरतबा फिर बहुत बड़ा हमला और एक मरतबा फिर एक डेयरिंग हमला, जिसमें एक मरतबा फिर ये साबित किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की अहलियत बढ़ रही है। जबकि हमारे सिक्योरिटी इदारे बावजूद इसके कि काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन उनके जो इंटेलिजेंस फेलियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो ये एक वाकया हुआ जो बड़ा था, लेकिन बलूचिस्तान में दो बड़े वाकयात हुए। एक वाकया क्वेटा में हुआ, जैसा कि आपको मालूम है कि वहाँ पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के जो एक पब्लिक मीटिंग थी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा खुदकुश हमला हुआ। वहाँ पर सरदार अख्तर मैंगल भी मौजूद थे, महमूद खान अचकजई भी मौजूद थे और दूसरी सियासी जमातों के कायदीन भी मौजूद थे, क्योंकि सरदार अताउल्लाह मैंगल की बरसी के मौका पर वहाँ पर एक इज्तिमा का अहतमाम किया गया था। इसमें जो सियासी जोमा हैं वो तो महफूज रहे, लेकिन 13 अफराद बीच में शहीद हुए और 35 अफराद जख्मी हुए। एक मरतबा फिर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत में और उसके अंदर इतना बड़ा वाकया होना, मेरा ख्याल है कि एक मरतबा फिर बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर, एक मरतबा फिर बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर। और कुछ ऐसा ही वाकया केच के इलाके में भी हुआ, जहां पर के एक सिक्योरिटी फोर्सेस का एक का वो कॉन्वॉय जा रहा था, जिसको दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। आईईडी का ब्लास्ट हुआ और उसमें इत्तलात हैं कि कम से कम 5 सिक्योरिटी पर्सनल, 5 सिपाही बीच में शहीद हुए। ये वाकया केच डिस्ट्रिक्ट के बुलेदा इलाके में हुआ और अभी तक ये भी फ्रंटियर कोर का एक काफिला जा रहा था जो कि निशाना बना दहशतगर्दों के इस आईईडी ब्लास्ट का। तो यूं जो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो काफी ज्यादा मखदूश हो चुकी है। और ये मखदूश सूरत हाल अब पाकिस्तान ही में या पाकिस्तान से बैठे लोग महसूस नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान के जो देरीना दोस्त ममालिक हैं वो भी इसको महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, बल्कि पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत जो इस वक्त चीन में बैठी हुई है, और आज चीन ने एक बहुत बड़ी परेड की है, वहां पर मिलिट्री परेड की है, जिसमें कि कई ममालिक के सरबराहान ममलिकत और हुकूमत ने शिरकत की, जिनमें पाकिस्तान के वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ, वजीर खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और पाकिस्तान फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। यूं पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत वहाँ मौजूद थी। वहाँ पर ईरान के सदर और दुनिया काफ़ी ममालिक के वहाँ पर सदूर और लीडरान मौजूद थे। ये चीन की जानिब से आलमी सतह पर अपनी ताकत का मुजाहरा भी था। और ये परेड इस मौका पर की गई क्योंकि चीन में भी जो दूसरी जंग अजीम है उसकी 80वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। वहां पर जंग के खात्मे में इस चीज को उजागर किया था कि उसमें चीनी फौजियों ने भी हिस्सा लिया था और उनका भी एक बहुत बड़ा किरदार था। यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग उन, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। वो कभी भी वैसे हवाई जहाज से सफर नहीं करते, वो ट्रेन के जरिए सफर करते हैं और वो चीन भी ट्रेन ही के जरिए आए। तो यूं वहाँ पर एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ और ये इज्तिमा से पहले पाकिस्तान और चीन की आला तरीन क़यादत के दरमियान बातचीत भी हुई। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान की आला तरीन जो फौजी क़यादत है वो भी शामिल थी और वहाँ पर बातचीत हुई।
वहाँ पर जो चीन की जानिब से जिन चीज़ों पर ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट किया गया, एक तो सर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, और ये कि जो सी पैक का मंसूबा है इसके एक अपग्रेडेड वर्जन के ऊपर भी काम जो है वो करना चाहेगा चाइना। और इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर भी बातचीत हुई। साथ ही उन्होंने एक अहम चीज़ की तरफ इशारा किया, और ये मेरा ख्याल है आला तरीन सतह पर एक मरतबा फिर चीन की जानिब से ये मामला उठाया गया है, जहां पर कि चीन के सदर ने कहा कि हम ये तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान जो चाइनीज सिटीजन्स जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद सालों के दौरान मुसलसल जो चीनी बाशिंदे हैं वो दहशतगर्दी के वाकयात का निशाना बनते रहे हैं। तो चीनी सदर की जानिब से इस सवाल को उठाना मेरा ख्याल है बहुत सिग्निफिकेंट है। और बहुत सारे लोग इस दौरे में अचानक पाक फौज के सरबराह की शमूलियत को भी काफ़ी लोग इसको देख रहे थे कि अचानक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले तिनजियांग पहुंचे और उसके बाद फिर बीजिंग गए और इस मुलाकात में शामिल थे। गर्चे इससे पहले भी आसिम मुनीर साहब ने चीन का दौरा किया था, और उस दौरे में उनकी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन आसिम मुनीर साहब की मुलाकात, इस मुलाकात में मौजूदगी के दौरान शी जिनपिंग के जानिब से चाइनीज जो लोग हैं वहाँ पर, जो चाइनीज सिटीजन हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी सिक्योरिटी और उनके तहफ़्फ़ुज़ के सवाल को उठाना मेरा ख्याल है काफ़ी सिग्निफिकेंट है। पाकिस्तान की जानिब से भी बहुत ज़्यादा एश्योरेंसेस दी गई कि जी हम तमाम एक्शंस लेंगे, और ये कि चीनी बाशिंदों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। ये वो एश्योरेंस है जो पाकिस्तान गुज़श्ता कई सालों से चीन को देता चला आ रहा है, और इन एश्योरेंसेस के बावजूद पाकिस्तान उन हमलों को रोकने में काफ़ी हद तक नाकाम रहा है, जो चाइनीज़ जो सिटीजन हैं उनके ऊपर होते चले आ रहे हैं। और फिर साथ पाकिस्तान ने बाकी जो पॉलिसी है ताइवान वगैरह के हवाले थे, पाकिस्तान ने उसको दोबारा रीइटरेट किया कि जी हम वन चाइना प्रिंसिपल जो है उस पर है कायम है, और इसी पर हम यही पाकिस्तान की पॉलिसी रहेगी। और साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने जो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव जिसका ऐलान सर शी जिनपिंग ने एससीओ के समिट के दौरान किया था, उसकी भी मुकम्मल हिमायत की। और इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की बीजिंग में एक और जो अहम मुलाकात थी वो व्लादिमीर पुतिन से थी, यानी रूसी सदर से उनकी मुलाकात हुई। ये मुलाकात भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। उसकी वजह यह है कि हालिया सालों में जहां पाकिस्तान ची अमेरिका के करीब गया है, जहां पाकिस्तान चीन के साथ हमेशा बहुत अच्छे इसके ताल्लुकात रहे हैं, जहां पाकिस्तान तुर्की के साथ इसके बेहतरीन ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वहीं अब रशिया के साथ भी गुज़श्ता चंद सालों के दौरान इस्लामाबाद की जानिब से एक बड़ी कोशिश की जा रही है कि रूस के साथ पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को बेहतर से बेहतर बनाए। और इसी तनाजुर में इस मुलाकात को देखा जा रहा था, जहां पर के रूसी सदर ने एक बहुत अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रूस का एक अहम तरीन ट्रेडिशनल रिवायती पार्टनर है एशिया में, और ये कि हम इस पर बहुत ज़्यादा खुश हैं कि ये ताल्लुक जो है इसको हम मजीद मजबूत भी करना चाहते हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने भी इस सिलसिले में मेरा ख्याल है एक अच्छा बयान दिया, जब उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान एक बैलेंस्ड रिलेशन में यकीन रखता है, रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है, और ये कि पाकिस्तान रूस और भारत के दरमियान जो करीबी ताल्लुक है उसकी वो उसकी रिस्पेक्ट करते हुए रूस के साथ खुद भी अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है। मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी सिग्निफिकेंट था। और ये जो विजुअल्स आए उसके बाद यहाँ पर यानी ये तो बातचीत तो पाकिस्तान और रूस के दरमियान थी, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू तो नहीं था, लेकिन अच्छी मुलाकात थी। लेकिन इसको इंडिया में काफ़ी ज़्यादा माइन्यूटली देखा जा रहा है। मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, बहुत सारे जो सोशल मीडिया के सार्फिन हैं भारत में, वो इस मुलाकात को मुख्तलिफ जावियों से देख रहे थे, लेकिन हर जाविया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर तनकीद पर ख़त्म होता था। यानी एक साहब ने कहा कि जिनका नाम मैं देख रहा था उनका मोहित चौहान, उन्होंने कहा जी कि ये वही रूस है जो कि हमेशा भारत के साथ खड़ा होता था अमेरिका के खिलाफ, और ये आज पाकिस्तान के साथ जो है एक अच्छा ताल्लुक रखना चाहता है, उस पाकिस्तान के साथ जिसने कि सिर्फ 4 महीने के बाद जो दहशतगर्दी का हमला इंडिया में हुआ उसके बाद रशिया पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। तो ये मोदी की नाकामी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो कहते हैं कि ये भारत को तबाह कर देंगे। इसी तरह एक और
डॉक्टर नीमू यादेव, उन्होंने भी कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पुतिन ने पाकिस्तान को एक बहुत अहम इत्तेहादी तो नहीं, पार्टनर कहा है। और साथ ये कि पाकिस्तान जो है वो अब रूस के भी करीब है, अमेरिका के भी करीब है, चीन के भी करीब है, और जो मुसलमान ममालिक है उसके साथ भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जबकि इसके बरक्स भारत के युगांडा और सोमालिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये मोदी गवर्नमेंट की बहुत बड़े डिप्लोमेटिक फेल्योर्स हैं। तो ताल्लुकात में जो हमने गर्मजोशी देखी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी मेरा ख्याल है बहुत अच्छी मुलाकातें रही। वो तो व्लादिमीर पुतिन और वो, उन्होंने एक गाड़ी में सफर किया, जो विजुअल रहा है उस पर मैंने कल जिक्र भी किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस पर काफी बड़े आर्टिकल लिखे, और भी दूसरे वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह में भी खुसूसी मज़ामीन छपे, कि जहां पर इस बात को नोट किया गया कि अगर एक तरफ भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी है, जिसका जिक्र आज एक मरतबा फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जहां पर कि उन्होंने भारत पर इल्जाम लगाया कि भारत अमरीकी अशिया पर बहुत ज्यादा भारी टैक्सेशन लगाता है। गरचे हमारे इनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ये जो इनके साथ तिजारत जो है वो हमें बड़ी महंगी पड़ रही है। क्योंकि उन्होंने मिसाल दी कि हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल जो है वो हम जब वहां बेचते हैं तो उस पर भारत 200% टैक्स लगाता है। और इस किस्म को उन्हें बयान दिया, जिसको भारत में नोट किया जा रहा है। और साथ ही फिर पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसको भी भारत में नोट किया जा रहा है। तो यूं इस वक्त भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसे फेज से गुजर रही है जहां पर के इंट्रोस्पेक्शन भी हो रही है, यानी दाखिली तौर पर उस पर सोचा भी जा रहा है, और मोदी साहब की जो हुकूमत है उस पर तनकीद भी हो रही है। और साथ ही जो अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात की नोयत है वो सबको मालूम है। तो यूं एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, किसी ने लिखा कि जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अंग्रेजी कमजोर कमजोर है, जबकि शहबाज शरीफ साहब की अंग्रेजी नरेंद्र मोदी से अच्छी है। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए इससे बड़ा कोई तमगा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब खुद भी अच्छे खासे अंग्रेजी से पैदल हैं। लेकिन बहरहाल वो जब बोल रहे थे व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान, तो मेरा ख्याल है उस वक्त उन्होंने अच्छी सेंसेबल बातें की। लेकिन उनकी ओवरऑल अंग्रेजी जो है कोई बहुत ज्यादा मिसाली नहीं है। लेकिन भारत में बहुत सारे लोग इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की अंग्रेजी भारतीय प्राइम मिनिस्टर की अंग्रेजी से बेहतर है। इसी तरह सदर ट्रंप ने भी रिएक्ट किया है जो चाइना में हुआ है, क्योंकि चाइना इस वक्त अपनी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी जो सियासी ताकत है वो भी दिखा रहा है, इक्तिसादी ताकत भी दिखा रहा है, और सिफारती ताकत भी दिखा रहा है, और फौजी ताकत भी दिखा रहा है। आज जो परेड हुई है बहुत बड़ी परेड थी, और इसमें चीनी फौज के बहुत बड़ी तादाद में उनके फौजियों ने शिरकत की। और मैंने जिस तरह अर्ज किया कि दसियों लीडरान, आलमी लीडरान वहां मौजूद थे, तो चीन ने एक बहुत बड़ा डिस्प्ले किया। और इस पर आज सदर ट्रंप ने कमेंट भी किया। सदर ट्रंप कहते हैं कि हमें अमेरिका यानी अमेरिका को चीन और रूस के दरमियान कुर्बत पर कोई मसला नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा कि अमेरिका बहुत ज्यादा ताकतवर मुल्क है, ये सारे मुल्क एक जगह भी हो जाए तो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते। और साथ ही ट्विटर में जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ, उसमें उन्होंने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि काफी लंबा ट्वीट है, लेकिन आखिर में उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला कहा कि जी मेरी तरफ से व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, और सदर शी जिनपिंग, इन सबको यानी हेलो। और ये भी उन सबको बताएं कि आप लोग मेरे खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ मिलकर कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, लेकिन ये ख्याल रखें। कुछ इस किस्म का उन्होंने एक पैगाम भी दिया। तो ओवरऑल जो कुछ हो रहा है यहाँ पर चीन में, मेरा ख्याल है कि इसका ओवरऑल जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उस पर बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट आएगा और आ रहा है। साथ थोड़ा जिक्र अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में भी जो खबरें आ रही हैं काफी तकलीफदेह हैं। वहां पर कुनड़ और कुछ ननगरहार का जो उनका प्रोविंस है, कुनड़ भी उनका प्रोविंस है, दोनों पाकिस्तान के बॉर्डर पर हैं। वहां पर जो जलजला आया था उसकी तबाहकारियां अभी भी सामने आ रही हैं। वहां पर काफी बड़े पैमाने पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक जो इत्तलात हैं कि 1400 से ज्यादा अफराद इसमें अब तक जहाँ बहक हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी अब इमदाद, यानी फेडरल गवर्नमेंट ने तो कोई इमदाद नहीं भेजी अभी तक। अगर भेजी भी है तो उसका कोई खास ऐलान अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा। अगर कोई किसी को मालूम हो तो प्लीज़ अपने कमेंट में ज़रूर डालिए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक बहुत अच्छा इकदाम किया है कि उन्होंने कोई 35 ट्रकों का एक काफिला भेजा है, जिसके अंदर उन्होंने इमदादी अशिया भेजी हैं। बिल्कुल दुरुस्त कदम है।
میرا خیال ہے اسی کی ضرورت ہے۔ افغانستان ایک غریب ملک ہے، یہاں سے پاکستان کافی سارے افغانوں کو ملک بدر بھی کر رہا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان نے اپنی بھی اس کی کیپیسٹی ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اس وقت میری رائے میں پاکستان کو، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ابھی بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کو جو یہ افغان مہاجرین کی جو ملک بدری کا پروسیس ہے، اس کو فی الحال روک دینا چاہیے جب تک کہ وہاں پر حالات تھوڑے سٹیبلائز نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں پر کافی بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ آخر میں ذکر پاکستان میں فلڈز کا، فلڈز ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، معلوم ہے پانی بفرا ہوا ہے، دریا ہر طرف جو ہے ان میں شدید طغیانی ہے، ہسٹورک فلڈز آئے ہوئے ہیں۔ اور آج بلومبرگ نے، یعنی میں نے اس کے اوپر کم از کم 2 3 دفعہ میں اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں اپنے بلاگس میں گزشتہ 2 3 دنوں کے دوران، کہ پاکستان میں خوراک کا بحران آ سکتا ہے۔ اور آج بلومبرگ میں ایک بڑی خوفناک خبر چھایا ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ جو اب تک کے ایسٹیمیٹس ہیں ان کے مطابق یہ سیلاب جو ہیں، انہوں نے پاکستان کی جو پنجاب میں جو رائس کی فصل ہے پنجاب میں، وہ اس کا کوئی 60% جو ہے وہ پانی کی نظر ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ 60% پنجاب کی رائس کی فصل جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے۔ 30% جو گنے کی فصل ہے وہ بھی تباہ ہو چکی ہے۔ اور ساتھ جو کاٹن کی پروڈکشن ہے، کیونکہ کاٹن گروئنگ ایریاز میں بھی کافی مسائل آئے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی بہت زیادہ سیلاب ہے، تو کہتے ہیں وہاں پر بھی اس سال کاٹن کی جو پروڈکشن ہے اس میں 35% کمی آ سکتی ہے۔ اور جو پاکستان بزنس فورم ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سینٹرل پنجاب میں جو تباہی آئی ہے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، اور اس کا جو اکنامک امپیکٹ ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب پاکستان کا 68%، جتنی ہماری پاکستان کی خوراک کی ضروریات ہیں اس کا 68% پنجاب پوری کرتا ہے۔ تو اگر یہاں پر اسی طرح کا حال رہا، تو اگر رائس کی کراپ کو بہت میجر نقصان پہنچا ہے، تو اس سے یقیناً پاکستان کی جو اوور آل اکانومی ہے اس پر بھی اس کا بہت گہرا اثر پڑے گا، کیونکہ جو ملک کی جو فائنانس منسٹری اور جو فائنانس منسٹری سے ریلیٹڈ آفیشلز ہیں ان کا بھی یہ خوف ہے کہ شاید اس سے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر جو پہلے سے فسکل پریشرز ہیں، جو پاکستان کے اوپر قرضوں اور بجٹری پریشرز ہیں، وہ پریشرز مزید بڑھیں گے، جس سے کہ عام پاکستانیوں کی زندگیوں پر اس کا کافی منفی اثر پڑے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو سیلاب ہے، جتنی تباہی ہوئی ہے اس سے زیادہ مزید نہ ہو، اور یہ کہ جو پاکستان کی قیادت ہے یہ واپس پاکستان آئے اب، اور یہاں پر آ کر وہ کام کرے جو ان کو کرنا چاہیے۔ سفارتکاری ہو گئی، اچھی سفارتکاری ہوئی، لیکن میرا خیال ہے کہ اٹس ٹائم ٹو فوکس آن ہوم افیئرس، جہاں پر کہ بہت بڑے پیمانے پر تباہی آئی ہوئی ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔